हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या देखने वाले हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, काफी सारे लोगों को इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता और काफी सारे लोगों के दिमाग में ये आता है कि इन्वर्टर मतलब हमारे जो घर का इन्वर्टर है, क्या उस पर एसी और फ्रिज चलेंगे क्या, और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वॉशिंग मशीन में और माइक्रोवेव में क्या कर रही है, इसका क्या मतलब है। क्योंकि काफी सारे टेक्नीशियन भाइयों को ये लगता होगा कि इन्वर्टर चलो हमारे एसी और फ्रिज में तो समझ में आता है कि भाई कंप्रेसर कंटिन्यू चलता है अपने टेम्परेचर के हिसाब से, लेकिन माइक्रोवेव के अंदर और वॉशिंग मशीन के अंदर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्या कर रही है। तो आज मैं इसी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप करें अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और जिन दोस्तों को पता है इसके बारे में तो बहुत अच्छी बात है, और जिन दोस्तों को नहीं पता इसके बारे में, मैं उन्हीं से ये गुजारिश करूंगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और यदि आप लोग बहुत ज़्यादा सीखना चाहते हैं और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा पीसीबी, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह सारे अप्लायंसेस के काम सीखना चाहते हैं, तो हमने बनाया है इंडियन टेक्नीशियन एप्लीकेशन। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप इसे गूगल प्ले स्टोर या हमारी वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए ये वाला वीडियो देखिए, इस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन पर भी दे रखी है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के बारे में अगर कोई बात करता है तो सबको ये लगता है, जिनको नहीं पता उनको ये लगता है कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि इन्वर्टर पे चलने वाला एसी या फ्रिज जो हमारे घर में लगा हुआ होता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है, लेकिन उसी से रिलेटेड ये टेक्नोलॉजी है। सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि आखिर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और ये एसी और फ्रिज में क्यों आई है। देखिए, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी बिल्कुल सेम आपके इन्वर्टर की ही तरह है। जैसे ही आपके घर की लाइट चली जाती है तो तुरंत इन्वर्टर ऑन हो जाता है और आपको लाइट जो है वो कंटिन्यू देता है, मतलब कि आपके घर की लाइट बंद नहीं होने देता है। सेम उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर एसी और फ्रिज को बनाया गया है। कहने का मतलब यह है कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही एसी और फ्रिज को बनाया गया है, ताकि आपका एसी या फ्रिज जो चल रहे हैं वो अपने प्रॉपर रनिंग में चलते रहे। एग्जाम्पल के लिए मैं एसी के बारे में बता देता हूं। अगर आपने 10 बाय 10 के रूम में 1.5 टन का एसी लगा रखा है और आपने उसमें टेम्परेचर सेट किया है 28 का, जैसे ही आप उसे ऑन करेंगे उस दौरान वो एसी जो है अपने फुल पावर में चलेगा। और जैसे ही आपके कमरे में 28 का टेम्परेचर बन जाएगा, 28 की कूलिंग आ जाएगी पूरे कमरे में, तो वो अपनी स्पीड को, कंप्रेसर की स्पीड को धीरे कर देगा। मतलब यह है कि आपके रूम का जो टेम्परेचर है 28 का, उससे प्रॉपर मेंटेन करते हुए चलता रहेगा, वो फुल पावर में नहीं चलेगा। वहीं पे नॉर्मल इन्वर्टर जो एसी होते हैं वो फुल पावर में चलते हैं, जो आपने टेम्परेचर सेट किया है वहां तक उसका टेम्परेचर आ जाता है। उसके बाद में जैसे ही वो टेम्परेचर आ जाता है जो आपने सेट किया है, आउटडोर यूनिट बंद हो जाता है, कंप्रेसर बंद हो जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर नीचे गिर जाता है वापस से आउटडोर यूनिट का कंप्रेसर चालू हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपकी बिजली की खपत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, बिजली बहुत ज़्यादा बर्बाद होती है। तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को इसीलिए बनाया है कि आपकी बिजली की भी बचत हो और साथ ही साथ आपके कमरे में जो एसी लगा हुआ है वो प्रॉपर टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए चले। आपने 28 का टेम्परेचर सेट किया है तो वो 28 का टेम्परेचर ही मेंटेन करे, क्योंकि नॉर्मल एसी के अंदर आपकी कूलिंग जो कमरे की होती है वो कभी ज़्यादा हो जाती है और फिर जैसे ही आउटडोर यूनिट कंप्रेसर बंद हो जाता है तो आपकी कूलिंग वापस कम हो जाती है। तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एसी के अंदर ऐसा नहीं है। वहीं पे फ्रिज की बात करते हैं तो फ्रिज के अंदर भी सेम यही चीज़ है। वहाँ पे भी उसका कंप्रेसर बिल्कुल बंद नहीं होता, वो कंटिन्यू चलता है आपके फ्रिज के अंदर जो टेम्परेचर बना हुआ है उस टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए। बस यही फर्क होता है इन्वर्टर, एसी और रेफ्रिजरेटर के अंदर, ना कि इन्वर्टर के ऊपर चलने वाला एसी और फ्रिज होता है। आपके घर के इन्वर्टर से ही इस टेक्नोलॉजी को निकाला गया है। कहने का मतलब यह है कि आपके घर की लाइट जैसे ही जाती है तो इन्वर्टर ऑन हो जाता है और वो आपकी बिजली को कंटिन्यू चलाता है। सेम यही चीज इसके अंदर इस्तेमाल की गई है कि आउटडोर यूनिट को बंद नहीं होने देगा, जब तक आपके कमरे में जो टेम्परेचर बना हुआ है उस टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए चलता रहेगा, जो आपने टेम्परेचर सेट किया है एसी और फ्रिज के अंदर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आखिर एसी और फ्रिज में क्या कर रही है। वहीं पे काफी सारे दोस्तों को ये कंफ्यूजन है कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आखिर वॉशिंग मशीन में और माइक्रोवेव में क्या कर रही है। हालांकि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल माइक्रोवेव और वॉशिंग मशीन में नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आखिर इसमें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। देखिए, इनमें जो पीसीबी बनाई गई है वो आईपीएम बेस के ऊपर बनाई गई है। जो आईपीएम होता है ना, आईसी, जिसे मॉड्यूलर आईसी भी बोलते हैं, उसके ऊपर इनकी पीसीबी बनाई गई है। उसकी मदद से आपके वॉशिंग मशीन में जो मोटर होती है वो एसी वोल्टेज की, उससे डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट किया गया है,
जिससे कि आपकी बिजली की बचत हो सके। हालांकि इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपके अगर कंटिन्यू चलता रहेगा तो कंटिन्यू चलेगा, इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनियों ने जो है फालतू में इसमें वो टेक्नोलॉजी डाल दी गई है। हालांकि इस टेक्नोलॉजी से जो है काफ़ी सारे लोगों को नुकसान ही है, क्योंकि इसके रिपेयर करने वाले टेक्नीशियन नहीं मिलते, और इसे टेक्नीशियन अगर रिपेयर करने आता तो उनको भी ये समझ में नहीं आता कि आखिर इसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि इतने सारे एरर तो इन टेक्नोलॉजी के हिसाब से घुसेड़ दिए हैं जिससे ये पता नहीं चलता कि किस एरर का क्या मतलब है। मेरी छोड़िए, काफ़ी सारे टेक्नीशियन जो 20-20 साल 25-25 साल पुराने हैं उनको भी इसके बारे में नहीं पता कि इनके एरर आखिर आते क्यों है और क्या क्या एरर का मतलब होता है। और वहीं पे माइक्रोवेव के अंदर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है ट्रांसफार्मर को हटा के, मतलब कि जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है ना वो 2-3 किलो का, उसे हटा करके वहाँ पे पीसीबी का इस्तेमाल किया गया है, उसे ही इन्वर्टर टेक्नोलॉजी बोला गया है। क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है वो ज़्यादा वोल्टेज लेता है, ज़्यादा बिजली खाता है, वहीं पे जहाँ पे पीसीबी का इस्तेमाल किया गया है वो पीसीबी कम बिजली खाती है लेकिन काम वही करती है जो ट्रांसफार्मर करता है। और आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं, जो टेक्नीशियन भाई देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी काम की बात है कि आपको अगर वो पीसीबी खराब मिलती है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के माइक्रोवेव के अंदर, तो आप उसके जगह पे ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं, ट्रांसफार्मर प्रॉपर तरीके से काम कर जाएगा। क्योंकि भैया पीसीबी जो है वो जल्दी रिपेयर नहीं होती, क्योंकि कई सारे दोस्तों को ये नहीं पता होता कि आखिर ये पीसीबी में कंपोनेंट खराब हुआ है तो कौन सा हुआ है, कौन सा रेजिस्टेंस खराब हुआ है, कौन सा कैपेसिटर खराब हुआ है, कौन सा पीएफ खराब हुआ, कौन सी एमओवी खराब हुई है, ये किसी को जल्दी से पता नहीं चलता। हाँ, अगर कैपेसिटर फुला हुआ है या जला हुआ है या कोई कंपोनेंट जला हुआ या फूटा हुआ दिख जाता है तो समझ में आता है कि भाई ये चीज़ खराब है, लेकिन प्रॉपर तरीके से क्या खराब है ये किसी को जल्दी से समझ में नहीं आता। सिर्फ उन्हें ही समझ में आता है जो प्रॉपर पीसीबी का ही काम करते हैं। तो उन भाइयों से मैं यही कहूंगा, अगर आपको पीसीबी का काम नहीं आता तो उस पीसीबी को निकाल के पीसीबी रिपेयर करने वाले के पास में ले जाइए, वहां से रिपेयर करके लेके आइए और वापस उस अप्लायंसेस में डाल दीजिए जिसकी पीसीबी खराब है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे सारी चीज समझ में आ गई कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्यों बनाई गई है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी इसलिए बनाई गई है कि आपके बिजली की बचत हो सके, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के जितने भी अप्लायंसेस बनाए गए हैं वो आगे जाके काफी सारे टेक्नीशियनों को और आप लोगों को नुकसान देने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट अभी तक मार्केट में नहीं आए हैं। जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की पीसीबी होती है उसमें लगने वाला आईपीएम मॉड्यूल आईसी वो अभी तक मार्केट में आई नहीं है और मिलती नहीं है जल्दी से। और वहीं पे बात करें कि उनमें लगने वाली छोटी छोटी आईसी, प्रोग्राम आईसी वगैरह, वो भी जल्दी से नहीं मिलती। किसी किसी की मिल जाती है लेकिन किसी किसी की ज़्यादातर नहीं मिलती है। लेकिन जो कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, वैल्यूएबल रेजिस्टेंस, डायोड वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन मेन चीज़ जो होती है वो जल्दी नहीं मिलती। मतलब मेन चीज़ खराब हो गई तो समझ लीजिए आपकी पीसीबी बेकार है और वहीं पे आपका जो है 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा है। एसी की पीसीबी खराब हो या आपके फ्रिज की पीसीबी खराब हो या आपके वॉशिंग मशीन की पीसीबी खराब हो या माइक्रोवेव की पीसीबी खराब हो, ये तो मैंने आपको कम बताया है। खर्चा इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर पीसीबी नहीं मिलती है मार्केट में, उसकी शॉर्टेज है, तो वो आपको बहुत महंगी भी मिल सकती है और हो सकता है कि 5,000 की पीसीबी आपको 8,000, 9,000 में भी मिले। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अब आपको वहाँ पे कितना खर्चा लगने वाला है। तो ये चीज़ का मैं नुकसान मानता हूँ, टेक्नीशियन का भी और कस्टमर का भी। टेक्नीशियन का इसलिए क्योंकि उनको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पीसीबी रिपेयर नहीं होगी और ना ही वो जल्दी से मार्केट में मिलेगी, तो उनका काम भी नहीं होगा, उन्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। और कस्टमर का भी नुकसान है क्योंकि उनका अप्लायंसेस खराब पड़ा हुआ है, वो रिपेयर भी नहीं हो रहा, ना उसकी पीसीबी मिल रही है। कस्टमर का और टेक्नीशियन का दोनों का ही यहाँ पे नुकसान हो। अब इंतजार ये करना है कि कब मार्केट में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अप्लायंसेस के कंपोनेंट आते हैं, उनकी पीसीबी आती है, क्योंकि ये बाहर से एक्सपोर्ट होती है और ये हमारे इंडिया में अभी अवेलेबल, प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं हुई है। इसलिए हम लोग कई इन्वर्टर फ्रिज को नॉर्मल फ्रिज में कन्वर्ट कर देते हैं और कई इन्वर्टर एसी को नॉर्मल एसी में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके लिए बहुत खर्चा आता है, लेकिन जो चीज़ नहीं मिल रही है उससे तो बढ़िया यह है कि उस खर्चे के ऊपर ध्यान दें। और हाँ, मैं उन लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर किसी एसी या फ्रिज के अंदर अगर कंप्रेसर चेंज करने के बाद में उसे इन्वर्टर से नॉन इन्वर्टर में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें भी आपको 1 साल की गारंटी मिल जाती है कंप्रेसर की। लेकिन आपको ये बता दूं, अगर पीसीबी मिलती है इन्वर्टर एसी या फ्रिज की तो उसकी कोई गारंटी नहीं मिलती। मार्केट में कोई गारंटी देने के लिए नहीं बैठा हुआ है। लेकिन अगर कंप्रेसर चेंज करते हैं उसी खर्चे के ऊपर या उससे 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा लगते हैं तो आपको 1 साल की गारंटी मिल जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। और इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करके बताइए, या इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके और यहाँ से कुछ सीख सके। और यदि आप में से कोई चैनल
चैनल पे नया आया तो नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसके ऊपर क्लिक करके घंटी का बटन जरूर दबाइए, जब भी हम नया वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।